ठीक है। उसके बाद मैक्स वेबर आते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। इनका मिक्स व्यू रहता है, ज़्यादातर फोकस इकोनॉमी पे रहता है, रिलीजन पे रहता है। ये भी कार्ल मार्क्स के ऑपोजिट में ही ज़्यादातर बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं इंसान को दुख सहने के लिए मजबूर करता है। उसे वो ओपियम बोलते हैं कि धर्म अमीर लोगों का चोचला है जो गरीबों को उन्होंने दे दिया है कि आप दुख सहते रहो, एक दिन आपका भला हो जाएगा। लेकिन उसके ऑपोजिट में मैक्स वेबर कहते हैं नहीं, धर्म कहीं ना कहीं पुश देता है। तो इन्होंने एक जगह की स्टडी की, एक धर्म की स्टडी की है जो कि क्रिश्चियनिटी का ग्रुप है या क्रिश्चियनिटी से निकला हुआ एक ब्रांच है जिसे प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो प्रोटेस्टेंट लोगों का क्या था कि इनके धर्म में ऐसे सिस्टम थे जिससे कहीं ना कहीं ने प्रेरणा मिलती थी कि और पैसे कमाओ। तो यहाँ तक मैक्स वेबर बोलते हैं कि अपनी किताब प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कि कहीं ना कहीं धर्म ने पुश किया लोगों को कि पूंजीवाद आए। कैपिटलिज्म अगर आपको ना पता हो तो पूंजीवाद होता है जिसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट होता है उसका कम कंट्रोल होता है और मार्केट ही चलती है, या मार्केट मतलब बेसिकली सब बिजनेस पे संबंधित है, यानी बिजनेस क्लास ज़्यादा हो जाता है, हर कोई व्यापार कर रहा होता है। अमेरिका कैपिटलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज की बात की और जो भी उसके थ्योरिस्ट थे जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, इमाइल डर्कहाइम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, ऑगस्ट कॉम्ट हो गए। अब इन सारी चीज़ों में आप फोकस करोगे कि इन लोगों ने जो थ्योरीज बनाई है ना, इन थ्योरीज की मैं आपको लिमिटेशन बता रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इन थ्योरीज में। इन लोगों ने ना ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी में फोकस किया है। ज़्यादातर थ्योरीज देखेंगे तो यूरोप की ही बात कर रही है, ठीक है, अमेरिका की भी नहीं, थोड़ी बहुत मान लीजिए अमेरिका की, बट बहुत सारी एशियन कंट्री, रशिया वगैरह के बारे में बात नहीं की जा रही है इन सब थ्योरीज में। जब सोशोलॉजी बन रही थी तो ये लोग मेजर लोग थे जिन्होंने थ्योरीज बनाई थी। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इन लोगों ने जितने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट है, इन लोगों को क्लासिकल थ्योरिस्ट बोला जाता है क्योंकि ये शुरुआती दौर में आए थे और एकदम इन्होंने कहीं ना कहीं सोशोलॉजी को जन्म दिया था इसलिए। तो इन लोगों ने समाज को एकदम ऊपर से, एकदम ऊपरी लेंस से देखा है, इंडिविजुअल लेवल पे देखने की कोशिश नहीं की और बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाई हैं इन लोगों ने, स्मॉल स्केल के मतलब ग्रैंड नैरेटिव्स बनाए कि पूरी दुनिया पे ये अप्लाई होने वाली थ्योरीज है। ठीक है, चाहे वो सुसाइड हो या सोशल इंटीग्रेशन हो, कलेक्टिव कंसाइज हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, ये जितनी थ्योरीज बनाई गई हैं वो पूरी दुनिया को नज़र में रख के बनाई गई है, छोटे लेवल पे नहीं बनाई गई है, ये ग्रैंड थ्योरीज है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने रीजनल एक्सपीरियंसेस इन सबको पीछे छोड़ दिया है और यूरोप फोकस थ्योरीज है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हम ऑगस्ट कॉम्ट और बाकी थिंकर्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक कर रही हो कि टू मच आपको इन्फॉर्मेशन ना दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम लिखना है तो इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। सेकेंड, अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगी तो शायद आपको याद रख पाना मुश्किल है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं समझाते चलूंगी, कुछ आगे के लिए छोड़ दूंगी, जो बार बार रिपीट होना है वो आप आगे भी समझ जाएंगे। तो अब इस चैप्टर में अलग अलग थिंकर्स की व्यूज़ को समझने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑगस्ट कॉम्ट के साथ। हाँ, स्पेलिंग में कॉम्टे लिखा है बट कॉम्ट बोलते हैं बिकॉज फ्रेंच। तो इनको सोशियोलॉजी का फादर माना जाता है और इनका सबसे मेन एम था सोशियोलॉजी को जन्म देने के पीछे कि वो चाहते थे कि समाज की जो स्टडी, देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स, इस टाइप के सब्जेक्ट, ज्योग्राफी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जो कि बहुत ही साइंटिफिक होता है, जो डेटा पे बेस्ड होता है। वो चाहते थे कि सोसाइटी को भी हम डेटा और साइंस बेस्ड बनाएं। ठीक है, पॉजिटिविज्म जिसको बोला जाता है, साइंटिफिक बनाना, उसके बारे में ये बहुत बात करते हैं। चाहते हैं कि सोशियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट बने जो एकदम साइंटिफिक हो, जो कि थोड़ा मुश्किल था बट इन्होंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। इन्होंने एक थ्योरी थी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। मतलब ये बोलते हैं कि समाज जो था ना वो 3 फेजेस में डेवलप हुआ है। सबसे पहला स्टेज क्या था, जब लोग एकदम पुराने ज़माने की, एकदम एंशिएंट बात कर रही हूँ मैं, जब लोग कुछ भी समाज में हुआ या कुछ भी हुआ तो उस गॉड से संबंधित या सुपर नेचुरल से संबंधित बताते थे। मान लीजिए कि आपको कोई नॉलेज नहीं है कि साइंस है, आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो सडनली आपके यहाँ पे बारिश होने लगी, आपने नहीं देखा है बारिश, तो आप क्या बोलोगे कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, जिस बहुत ही शक्तिशाली कोई चीज़ है जो करवा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेजेस में ये होता था कि हम हर चीज़ को सुपर नेचुरल पावर, जो पावर हम समझ नहीं सकते वो सुपर नेचुरल पावर होती है, भूत
कुछ भी आप ले सकते हो उसको कॉन्सेप्ट में, गॉड कुछ भी, ठीक है, जिस पावर को हम समझ नहीं सकते। तो कुछ भी हुआ समाज में, कोई मर गया तो बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल पावर ये हुआ है। फिर हम सेकेंड फेज में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट समाज के बारे में बढ़ती है कि नहीं, अगर कोई चीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही। थोड़ा थोड़ा में अंडरस्टैंडिंग होने लगती है तो हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाने लगते हैं, ठीक है, हल्का सा साइंस का आइडिया और हल्का सा वो सुपर नेचुरल वाला आइडिया इसमें रहता है। इस स्टेज को हम मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं, या आप ट्रांजिशन स्टेज भी कह सकते हो, जहां बदलाव आ रहा था। सिर्फ हम सुपर नेचुरल को नहीं देख रहे थे, उससे आगे की चीजों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो कारण होगा। एंड देन हम फाइनल स्टेज यानी अभी मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कह सकते हैं, पॉजिटिविज्म वाला स्टेज भी कह सकते हैं, जहां पे हम कुछ भी होता है, अगर बारिश हो रहा है तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। सूरज अगर पश्चिम में डूब रहा है, पूरब में निकल रहा है, तो उसके पीछे समझने की रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो जब अर्थ के सामने आता है तो ये सब, ठीक है, साइंटिफिक रीजन समझने की कोशिश हम हर चीज के पीछे करने लगते हैं। इन्होंने, जैसे ही मैंने बताया कि इन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में बहुत ज्यादा बात की है। पॉजिटिविज्म से ना आप कंफ्यूज मत होना, कभी भी ये शब्द आता है इसका मतलब बस साइंटिफिक होता है। कि इन्होंने बात की कि हम सोशियोलॉजी को जितना हो सके साइंटिफिक मेथड यूज करके पढ़ें, जैसे कि नेचुरल साइंस में हम पढ़ते हैं, फिलोसफी की बात करें, सॉरी, जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरीज एकदम कांस्टेंट होती है। या ज्योग्राफी का भी एग्जाम्पल ले लो, है तो ह्यूमैनिटीज का, हमें पता है ना कि सन जो है वो ईस्ट से निकलेगा, तो वो वैसे नहीं निकल सकता, फैक्ट है। इस तरीके की स्टडी, इसको आप बार बार प्रूव कर सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक्स भी पढ़ने की कोशिश की। तो सोशल स्टैटिक्स क्या होता है, समाज में आप देखेंगे ना कुछ चीजें ना एकदम कांस्टेंट चली आ रही है, जिसमें बहुत बदलाव नहीं आता, आता भी है तो मतलब अलग अलग समय पे आता है। तो इन्होंने ना समाज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया समाज को पढ़ने के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि समाज में परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी पुराने समय से अभी तक चला आ रहा है, चाहे लॉ का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आप एंशियंट सोसाइटी में भी चले जाइए, लॉ कहीं ना कहीं था, थोड़ा बहुत कानून होता था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। अब डायनेमिक्स क्या होता है कि समाज में ना कभी बदलाव आएगा, ठीक है। बदलाव कैसे आएगा, सोशल चेंज से, मतलब सोशल चेंज होगा तो समाज में बदलाव आएगा। और सोशल चेंज होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 2 ये सब हुए, चाहे आज़ादी की लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तभी तो हमारे समाज में बदलाव आया ना। कहाँ हम अंग्रेजों के अंडर थे या अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया, समाज में बदलाव लाए और हमारी डेमोक्रेसी और खुद की गवर्नमेंट आई। तो किस चीज़ से बदलाव आया, कुछ एक्शंस हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, उससे बदलाव आया, उसकी स्टडी ये करते हैं, ठीक है। आपको अगर हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। नेक्स्ट हमारे थिंकर आते हैं इमाइल डर्कहाइम, जो कि एक फंक्शनलिस्ट है। तो इनकी जो थ्योरी है ये भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक बनाए और पूरी सोसाइटी के लिए बनाए। सबसे पहले मेजर इनकी थ्योरी है सोशल फैक्ट्स। देखिए सोशल फैक्ट्स को ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग बहुत तरीके से समझाते हैं। तो देखिए सोशल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है ना, कि हम इंसानों को किस तरीके से हम बिहेव करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं समाज के रूल एंड रेगुलेशंस बताते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि किसी जगह पे गए जहाँ पे रोड पे थूकना मना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ पे भले वो पुलिस ने वहाँ पे लगा रखा हो, या उस समाज में अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी हो कि नहीं आप नहीं थूक सकते। आपने कई बार सुना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कौन है, मतलब टेक्निकली देखे तो कोई नहीं है ना, बट वो समाज का प्रेशर है कि हम ये चीज नहीं कर सकते बिकॉज लोग कहेंगे। हम किसी का खून नहीं कर सकते, ऑफकोर्स उसके लिए कानून बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं समाज भी हमें जीने नहीं देगा। तो जो समाज में जो रियलिटी होती है या कलेक्टिव पैटर्न्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती है, हर समाज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उसे हम सोशल फैक्ट कहते हैं, ठीक है। एक और चीज आपको सोशल फैक्ट में समझना पड़ेगा कि कहीं ना सोशल फैक्ट्स जो होता है वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी दिखाता है, ठीक है, जो एक इंसान के एक्शन से नहीं वो होता। मान लीजिए कि हम लोग कई बार टीवी देखते हैं और सोचते हैं यार ये क्रिमिनल क्राइम क्यों कर रहा है, मतलब क्यों कर रहे हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है समाज में, कानून भी है, फिर भी कुछ लोग क्राइम कर रहे हैं। हम तो क्राइम नहीं कर रहे ना, एक इंडिविजुअल पर्सन भले क्राइम ना कर रहा हो, आप नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ, बट क्राइम्स तो हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं। तो उसको भी स्टडी करना है कि जो ये थोड़ी बहुत चीजें हो रही हैं, ये जो थोड़ी बहुत समाज में इस तरीके की चीजें हैं वो हैं क्यों। अब क्राइम हो रहा है तो उसके पीछे भी हम रीजन समझने की कोशिश
करेंगे क्राइम के पीछे रीज़न हो सकता है कि वो जो क्रिमिनल इंसान है वो गरीबी में जी रहा है, तो क्राइम करना उसका सॉल्यूशन है, या उसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिस इज सोशल फैक्ट। इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। तो इसमें डर्कहाइम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम समाज को या सोशल फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं मेथड यूज करके साइंटिफिक। ठीक है, ये भी साइंटिफिक पे बात फोकस कर रहे हैं। और इसको इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कैसे बनाएं, क्योंकि सोशोलॉजी बहुत लेट सब्जेक्ट बनी है, तो इसको हम कैसे और सब्जेक्ट से अलग रखें, इसके बारे में भी इन्होंने स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, और इन्होंने काफ़ी कुछ स्टडी किया है, और ये डर्कहाइम से एकदम ऑपोजिट है, मैक्स वेबर से भी काफ़ी ऑपोजिट थिंकर है। ये बिल्कुल समाज को क्रिटिकल नज़रों से देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं समाज में जो सिस्टम है उसको आलोचना करते हैं। ठीक है, जब भी आलोचना की बात आए तो आप कार्ल मार्क्स को आराम से घुसा सकते हो, चाहे वो धर्म की आलोचना हो, इकोनॉमी की आलोचना हो, तो ये ज़्यादातर आलोचनाएं ही करते हैं। इवन फेमिनिस्ट भी इस ग्रुप में, मार्क्सिज्म जो इनका स्कूल है विचारधारा का। डर्कहाइम जो है वो फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, कार्ल मार्क्स क्रिटिकल स्कूल से, या उसको कई बार मार्क्सिस्ट स्कूल भी बोल दिया जाता है। तो ये लोग आलोचनाएं ज़्यादा करते हैं समाज में जो भी चीज़ें। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया है हमें, वैसे ये सोशोलॉजिस्ट नहीं थे, इनका इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, बट सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आप सब सब्जेक्ट में इनको पढ़ोगे। तो इनका ये था, ये मानते थे कि समाज में जब बदलाव आता है ना, चाहे हम एंशियंट से मिडिवल आए हों या मॉडर्न टाइम पे आए हों, तो हमेशा ये रहता है ना कि समाज में इकोनॉमिक फोर्सेस जो होती हैं या जो क्लास होती है ना डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच में स्ट्रगल होता है, तभी समाज में बदलाव आता है। ठीक है, एक अमीर तबका होगा, एक गरीब तबका होगा, एक होगा जिसके पास पावर होगी, एक के पास नहीं होगी। और जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट या सोशल चेंज की तरफ ही जाएंगे, तो समाज में बदलाव आएगा और कुछ नया उभर के आएगा। ठीक है, इनका मेजर स्टडी क्लास एंड क्लास स्ट्रगल है। तो सबसे ज़्यादा ये स्टडी करते हैं कैपिटलिस्ट लोगों को और वर्कर्स को, मतलब पूंजीपति और जो लोग उनके लेबर हैं। पूंजीपति के पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, और वर्कर्स जो हैं वो अपना लेबर बेचते हैं इन पूंजीपतियों को। तो इनका मानना है कि जब भी लड़ाई होगी रिसोर्सेज एंड पावर के लिए, कि एक वर्ग जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, पैसा वाला वर्ग है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है, और दूसरा वर्ग छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। तो जब वो छोटा वर्ग जागेगा ना, तो जब लड़ाई उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो एक नया समाज निकल के आएगा, जिसको इन्होंने सोशलिज्म कहा, या उन्होंने कहा कि समाज में रिवॉल्यूशन तभी आता है, ठीक है, कि जब कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन हो। ठीक है, ये दो वर्ड को आप बहुत उससे याद रखिएगा, इनकी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चलेगा और दो वर्ग लड़ाई करेंगे किस चीज़ के लिए, पावर और पैसे के लिए, तभी समाज में सोशल चेंज या रिवॉल्यूशन आएगा और समाज में कुछ बदलाव आएगा। इनका यही मानना था कि जिस दिन ये जो लेबर क्लास है, ठीक है, वो जागेगा और उसको पता चलेगा जो ये कैपिटलिस्ट वर्ग है, जिनके पास पैसा है, जिनकी फैक्ट्रियों में ये लेबर क्लास काम कर रहा है, वो कितना खराब है, कितना उनको दबा रहा है, और जब सब लेबर क्लास एक साथ मिलकर इन कैपिटलिस्ट पे हमला कर देगा, तो इनका अंत हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, और तभी रिवॉल्यूशन आके समाज में बदलाव आएगा। ठीक है, तो इनका ये डायलेक्टिकल मेथड है, इनकी ज़्यादातर थ्योरीज इसी पे बेस्ड हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये ज़्यादातर इसी के बारे में बात करते हैं। एंड ज़्यादातर अगर आप देखेंगे पहले के जो थिंकर्स हैं ना, चाहे कॉम्टे हो गए या मार्क्स हो गए या डर्कहाइम हो गए, तो अगर हम कॉम्टे की बात करें, डर्कहाइम की बात करें, वेबर की बात करें, तो ये लोग पॉजिटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं समाज का, और मार्क्स थोड़ा नेगेटिव साइड की तरफ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं।